जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो रीट का 26 तारीख को पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर हिंदी का, उसकी हिंदी की भी आंसर की देखेंगे और जीके का भी देखेंगे। जीके का इसलिए ज़रूरी हो जाता है देखने आगे के एग्ज़ाम के लिए कि आगामी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनमें। अगर परसेंट की बात है 100% में से 70% पेपर रिपीट हो रहा है, तो इससे ये फ़ायदा होता है अपन को कि वो चीज़ हो सकता है इनमें से भी अपने हाई कोर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता नहीं, आएंगे भी। इसलिए हर किसी को जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसको जो पेपर लग रहे हैं उनको हाथों हाथ देख लेना चाहिए, क्योंकि बाद हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपन। तो अभी जैसे रीट के पेपर हो रहे हैं 25, 26, 27 को, तो वो सब पेपर अपना जो काम का है ना, जैसे जीके अपन अगर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का देखो, हिंदी का देखो, इंग्लिश के क्वेश्चन देखो, साइकोलॉजी मत देखो, मैंने साइकोलॉजी नहीं देखनी, सब्जेक्ट वाइज है वो मत देखो, मैथ नहीं देखनी, वो नहीं देखनी। जीके का पेपर है ना, जीके का पेपर तो हर कंपटीशन में आता है और वो देखना चाहिए। उससे ये पता चल जाता है अपन को कि जो पढ़ रहे हैं अपन, क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा, ये सब चीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो प्रजा मंडली की स्थापना 1936 के अंदर हुई थी, लेकिन बीकानेर राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1942 के अंदर। सही आंसर क्या है इसका? 1942। फिर ये वो सब कि नरमा किस फसल की किस्म है। तो ये फसल से संबंधित है नरमा। ये सीईटी में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन सीईटी में भी पूछा गया था। तो नरमा कपास की फसल की किस्म है नरमा। फिर है क्वेश्चन आगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नसीराबाद से हुई थी। 1857 क्रांति में से क्वेश्चन बहुत पूछ लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है कितनी छावनियाँ थी, कौन सी भी क्या हुआ था, पॉलिटिकल एजेंट क्या है इनके, वो है ये चीज़। इसमें ये पूछा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नसीराबाद से हुई थी। खेरवाड़ा और ब्यावर में 4 जगहों में, 6 में से 4 जगह पे ये क्रांति नहीं हुई थी, खेरवाड़ा और ब्यावर से। बाकी शुरुआत कब हुई थी, तो नसीराबाद से हुई थी। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरम मृदा कहाँ पाई जाती है। जहाँ जिप्सम ज़्यादा पाई जाती है वहाँ जिप्सीफेरम मृदा पाई जाती है। तो बीकानेर में जिप्सम ज़्यादा पाई जाती है, तो मृदा भी कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 आर्ट एंड कल्चर का है। हरियाली अमावस का पर्व किस माह को मनाया जाता है। ये भी सीईटी अंदर पूछा गया था। तो श्रावण मास में हरियाली अमावस मनाई जाती है श्रावण मंथ। उसमें ये पूछा है कौन से महीने में आती है। इसमें पूछ लिया कि कौन से अमावस को आती है। तो अमावस दे रखी है तो आएगा तो अमावस ही, लेकिन कौन सी अमावस आएगी, श्रावण अमावस आएगी। फिर एक क्वेश्चन नंबर आगे है 6 नंबर है क्वेश्चन कि राजस्थान में कौन सी मृदा है जो क्रोमोस्टेट्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व रखती है। तो यह वर्टिसोल मृदा है जो क्रोमोस्टेट्स मृदाकरण का विशेष महत्व रखती है। फिर है मारवाड़ी भाषा या राजस्थानी भाषा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये कि डूंगरपुर बांसवाड़ा खेतरी मुख्य बोली कौन सी है। खेतरी यानी क्षेत्र की मुख्य बोली कौन सी है, क्योंकि इसमें शायद 8 या 10 क्वेश्चन हर पेपर में मारवाड़ी भाषा में पूछा गया है। तो वागड़ी भाषा है, शेखावाटी क्षेत्र में है, राजावाटी इधर जयपुर के आसपास की है, राठी भी उधर की है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा कौन सी है, ये वागड़ी हो गई। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 8 कि बांसवाड़ा जिले के सियानिया कालाखूटा घाटिया क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है, किसके भंडार। तो बांसवाड़ा में मैगजीन पाया जाता है ज़्यादा, तो मैगजीन का भंडारी के नाम है ये कालाखूट, ये सब। फिर बात करें आगे कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तेजाजी जन्म नागौर खडनाल में हुआ था। क्या कहाँ हुआ था, सही आंसर क्या है, तेजाजी खडनाल में हुआ था। फिर है सिल्लीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो कौन से में, सिल्लीसेड अलवर में है। तो अलवर में कौन सा आएगा, ये ब्रज मेवात आएगा। ये कौन सा सर्किट आएगा, ब्रज मेवात अलवर में आएगा। फिर है कोलाई झील
कोलाई झील शहर में स्थित है। तो कोलाई झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलाई झील बीकानेर है। ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, कोलाई झील ये है। फिर आगे बात करें क्वेश्चन की। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, फिर ये राजस्थानी भाषा में पूछा गया है। राजस्थानी काव्य में डांखला नाव सु नयो काव्य रूप चलावन में गणा चावा हुआ, इसका क्या है ये? तो ये मोहन आलोक की है। ये काव्य किसका है? मोहन आलोक का है ये। फिर बात करें आगे, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भरतपुर प्रजामंडल की राजस्थान से बाहर हुई थी, रेवाड़ी में। तो 3 ऐसे प्रजामंडल है जिनकी स्थापना बाहर हुई थी। बीकानेर की बम्बई में हुई थी, और सिरोही की हुई थी कोलकाता में, और भरतपुर की हुई थी रेवाड़ी में। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कितने प्रजामंडलों की बाहर, राजस्थान से बाहर स्थापना हुई थी। फिर है आगे बात करें अपन रेवाड़ी। फिर है कि राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो स्वर्ण भंडार भी बांसवाड़ा में किए गए, मैगजीनी भी बांसवाड़ा में, और स्वर्ण भंडार भी मैगजीनी। फिर है बिसल देव रासौरी कथा के नायक और नायिका कौन है? मतलब बिसल देव रासो जो है ना, उसके मुख्य किरदार कौन है? तो ये है राजा बिसलदेव और उनकी रानी राजमती। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था, बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र कौन थी? तो राजमती थी। ये तो कौन थी? राजमती थी। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये है जयपुर शैली से संबंधित है साहिब राम। किससे संबंधित है? जयपुर से। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 है कि पश्चिमी राजस्थान रो चावो नाव छे। तो पश्चिमी राजस्थान का नाम क्या है? पश्चिमी राजस्थान को क्या बोलते हैं? तो मारवाड़ी। तो क्या है? मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 ये रहा। फिर है बीजी उपनाम पूछा है, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये किसका है? विजयदान देथा का है। इसको बीजी भी बोलते हैं उपनाम। फिर है आगे, फिर मारवाड़ी पूछा है क्वेश्चन कि किस संतरी वाणिया रो सगरे अणबे वाणी रे नाव सु जानो जावे। मतलब कौन से ऐसा संत है जिसकी वाणी, जिसने बुक लिखी, उसको अणबवाणी के नाम से जाना जाता है? तो ये था श्री रामचरण जी, जिन्होंने शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर संप्रदाय है, इनकी प्रमुख पीठ वहाँ पर है। ये इनके द्वारा लिखी गई रामानंद संप्रदाय की ये प्रमुख पीठ, उनसे संबंधित है ये। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये छोटी तीज, सावन की तीज होती है ना, उस पर लहरिया ओढ़ी जाती है महिलाओं द्वारा, नवविवाहित महिलाओं द्वारा ससुराल पक्ष से भेजी जाती है। फिर बात करें आगे कि बोरबार बल्लीरा रचनाकार कौन है? तो ये है सत्य प्रकाश जोशी है। ये कौन है? बोरबार बल्ली के रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। फिर है उपनाम पूछा कि वह नदी जो वन की आशा के नाम से जाना जाती है, तो कौन सी है वो? बनास है। ये वन की आशा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 22। अब देखेंगे अपन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्ट एंड कल्चर का है, महल से संबंधित, ये किले से संबंधित है कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ पैलेस में है। ये नाहरगढ़ दुर्ग है ना, वहाँ पे एक जैसे 9 महल नहीं है, 9 कमरे हैं। ये बनाया किसने था? ये तो ये माधो सिंह शेखरी ने बनाया था। ये भी ध्यान रखना है कि नाहरगढ़ में ए जैसे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए जैसे 9 गढ़ महल तो नाहरगढ़ में है, लेकिन उन्होंने वो बनवाए किसने थे? तो वो थे माधो सिंह सेकंड, माधो सिंह 1905 के आसपास। फिर है पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पर्यटन चांद बावड़ी कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर है। कहाँ पर है? दौसा, आबानेरी, ऑप्शन ओ। फिर रूपा रेल का उद्गम कहाँ होता है? तो उदयनाथ पहाड़ी से होता है। ये रूपा रेल अलवर और भरतपुर की मुख्य नदी है।
फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 26 में कि राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो राम सागर हो गया धौलपुर में है। 3 अभ्यारण्य है ये, इनकी स्थापना 1955 में हुई थी। केसर बाग हो गया, वन राम सागर हो गया, और एक याद नहीं आ रहा है। फिर है राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है। तो ये बेनेश्वर धाम है डूंगरपुर में, माघ पूर्णिमा को यहाँ आयोजन किया जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ कौन सा हो गया, बेनेश्वर धाम हो गया। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 27 हो ही गया था। फिर है ये क्वेश्चन नंबर 28। स्लाइड क्या है, रुक नहीं रही है एक जगह, अब रुक जाएगी। मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है। तो ये चैत्र एकादशी को प्रारंभ होता है, और चलता कब, ये पूछे कि मेन कब होता है ये, तो चैत्र अमावस्या को होता है। तो मेला प्रारंभ कब होता है ये पूछा गया था, तो इसका सही आंसर क्या है, चैत्र एकादशी को प्रारंभ होता है। फिर है कि राजस्थानी में रामायण का रचनाकार है। तो जो रामायण है ना, उसको राजस्थानी में किसने लिखा था। तो ये थे मेहा जी, मेहा जी ने लिखा था ये, सही आंसर मेहा जी। फिर है राजस्थान का खिचनगांव जाना जाता है कुर्जा पक्षी के लिए। इससे पहले यह पूछा गया था कि जोधपुर का शुभंकर कौन सा है, कुर्जा पक्षी है। अब ये पूछे कुर्जा पक्षी कहाँ पाया जाता है। तो ये कुर्जा पक्षी के लिए है, ये खिचनगांव फलोदी के अंदर है उनके लिए। तो और वैसे जिला शुभंकर भी क्या है, कुर्जा ही है जोधपुर का। कुर्जा लोकगीत भी है। फिर जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। कौन से में होती है सबसे ज़्यादा भिन्नता। तो सबसे ज़्यादा होती है जैसलमेर में। होती नहीं, होती है तो बहुत कम होती है, कभी कभी बाई चांस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा भिन्नता जैसलमेर में पाई जाती है। फिर बात करें अपन निम्नलिखित में से राजस्थान की जायदी फसल की खालिस्तान अवधि कौन सी है। तो जायद होती है जो सब्जियां वो होती है ना, वो तो सब्जियां ज़्यादातर मार्च से जून तक बोई जाती है। जैसे जायद हो गई, इसमें तरबूज हो गए, ककड़ी हो गई, ये सब। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 32। और इसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा था, ये थोड़ा बढ़िया, मतलब कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ते हैं ना अपन, तो ज़्यादातर ये होता है कि जैसे कुंभा ने बनवाया था, लेकिन नहीं, उससे पहले भी वो बना हुआ था वो वहाँ पे। तो कौन बना, किसने बनाया था, ये संप्रीति ने बनाया था। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल रहा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था। तो ये था संप्रीति। फिर है हर रो हिंडोलो कद गावे जावे। तो ये गीत है, कब गाया जाता है ये। तो ये है केणेरी मृथु माथे। भी राजस्थानी हैं अपन, राजस्थान मेरे भी नहीं समझ में आ रही है। तो फिर बात करें आगे कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो राव सिया था। ये राव सिया के वंशज मानते हैं अपने आप को, ये राष्ट्रकूट से आए थे, लेकिन यहाँ राव सिया के वंशज माने जाते हैं जोधपुर के राठौड़। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में RSFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये उदयपुर में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, सबसे कम चूरू जोधपुर इनमें है, सबसे ज़्यादा उदयपुर में। फिर बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता किस नदी की किनारे स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है कहाँ पर, तो सिक्कर में है, नीम का थाना के आसपास है ये। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ताम्रयुगीन, लोह युगीन। तो यहाँ ताम्बर जननी भी कहा जाता है इसको। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला कौन सा है जहाँ शहरी जनसंख्या राज्य सर्वाधिक थे। जनसंख्या, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक, तो कोटा के अंदर थी ये। कहाँ पर थी, कोटा में, 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर है राजस्थान में किस क्षेत्र की रम्मत अधिक प्रसिद्ध है। तो रम्मत कहाँ अधिक प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, उस्ता कला प्रसिद्ध है, ऊँट पे किया जाने वाला कार्य, ये सब बीकानेर के प्रसिद्ध है। फिर बात करें आगे, बादला सोलर पार्क स्थित है। तो ये जोधपुर में है बादला सोलर पार्क। कहाँ पर स्थित है, बादला सोलर पार्क जोधपुर में है ये। फिर मैच द फॉलोइंग करना है, इनमें मिलान करना है
कि इधर प्रतीक चिन्ह है और इधर अपने वैज्ञानिक नाम दे रखा है। तो फूल कौन सा है? रोइडा। रोइडा को क्या बोलते हैं? टीको मेला अंडुलेटा। पशु कौन सा है? गजेला। चिंकारा हो गया। पेड़ कौन सा? खेजड़ी। खेजड़ी को प्रोसोपिस सेनेरिया बोला जाता है। पक्षी कौन सा है? ये पक्षी हो गया गोडाउन। तो आडे ओटिस हो गया। तो सही आंसर का हो जाएगा इसमें, एक में 3, बी में ए, सी में 4 और डी में 2। ये सब हो गया। फिर बात करें आगे, फिर है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है, ये सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। फिर बात करें आगे, मुख्य सचिव से संबंधित है ये, कि राजस्थान में निम्नलिखित में से पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यही है, ये थोड़ा बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ये कहेगी ये छोड़ने लायक था, ये जिसने हाथ डाल दिया इसमें गलत हो गया तो ये ले के डूबेगा, ये नंबर 0.66 लेके जाएगा। ये इसका सही आंसर है सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहाल चंद गोई, ये सब इसके सही आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 44, प्रारंभिक शिक्षा से एक तात्पर्य है, प्रारंभिक शिक्षा होती है 1 से 8 तक, उस शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं। फिर है आगे, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा को रखा गया। ये आजकल है ना, जो अपनी मदर टंग है या मातृभाषा, उसको भूलते जा रहे हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है, ये मातृभाषा को, इसलिए नई शिक्षा नीति के अंदर इसको लागू किया गया था। अभी लागू नहीं है पूरे भारत में ये नई शिक्षा नई शिक्षा नीति, लेकिन लागू कर देनी चाहिए। ये सरकार के हाथ में है कब लागू की जाती है। फिर अगर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षित, ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा डाउट है, इसको मैंने नहीं बताया है। आगे चलते हैं इसके बाद में, कि किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो ये था अलवर। अलवर को किया गया था साहब। किसको किया गया था? अलवर को किया गया था। फिर बात करें आगे, कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता पहले शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में की गई थी? तो ये उदयपुर में की गई थी। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सेकंड कहाँ पर की गई थी? भाई 2 शेरपा बैठक की गई थी G20 संबंधित, पहली उदयपुर में हो गई, तो सेकंड कहाँ पर? सेकंड जोधपुर में की गई थी, अभी फरवरी के अंदर की गई थी। तो 2 शहर हो गए, जोधपुर और उदयपुर। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको भी रहने दो आप। फिर है आगे क्वेश्चन आ गया 50 नंबर का, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, ये कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, ये सही है, बाकी सब गलत है। ये कथन गलत है, ये 1 से 12 तक है, ये 6 से 12 नहीं। फिर है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो ये 11 लाख राशि प्रदान की जाती है। फिर है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 7 अप्रैल 2013 को की गई थी। बात करें निःशुल्क दवा योजना, तो ये की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है ना, ये थोड़ा बहुत फर्क ये पड़ता है कि जो कार्यकाल होता है ना मुख्यमंत्री का, पुराना कार्य, उससे भी योजनाएं उठाते हैं, और तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। जैसे पहले पूछा था कि राजीव गांधी डिजिटल ऐसा था, तो 2013-14 था, जेंडर बजट पूछा गया था, इसमें ये निःशुल्क जांच योजना। तो निःशुल्क दवा योजना तो 2 अक्टूबर 2011 थी। पशु योजना थी निःशुल्क 15 अगस्त 2012 को, वो निःशुल्क जांच योजना स्टार्ट की गई थी 7 अप्रैल 2013 को। फिर बात करें आगे अपन क्वेश्चन की, स्वतंत्रता सेनानी सिंह केसरी सिंह भारत पनोरमा कहाँ बनेगी? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में बनाई जाएगी। पनोरमा अभी दुर्गादास राठौड़ की बनी थी अभी जोधपुर के सावला के अंदर, वो भी इम्पोर्टेंट है। पन्नादाय की बनी थी उदयपुर में।
और ये आज 25% आरक्षित सीटों में से खालिस्तान सीट अनुसूचित जाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए है। तो ये भी 1 मिनट थोड़ी देर के लिए स्किप करता हूँ मैं। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी 154 के अनुसार। किसके अनुसार होगी? 154 के अनुसार होगी। फिर है मेधावी छात्र स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी है ये? तो काली बाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 12वीं तक लड़के जो टॉपर रहती है उनको स्कूटी प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। उसका नाम है काली बाई मेधावी योजना के अनुसार। फिर बात करें आगे अपन 57 नंबर का क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को खालिस्तान में योगदान के लिए पुरस्कार किया था। तो यह था रंगमंच एवं अभिनय के लिए। किसके लिए? रंगमंच और अभिनय के लिए उनको घोषित किया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 58 कि भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास हुआ था, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर जोधपुर में आयोजित हुआ था। तो ये गरुड़ है। ये कौन सा है? गरुड़ के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में हुआ था। तो आगे के लिए एग्जाम के लिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ आयोजित हुआ था गरुड़ अभ्यास? ये जोधपुर में हुआ था। गरुड़ अभ्यास किससे संबंधित है? तो भारत और फ्रांस से संबंधित है ये गरुड़। 3 क्वेश्चन बनते हैं इससे। फिर बात करें कि विश्वामित्र दादीज खालिस्तान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र दादीज है साहित्य के क्षेत्र से योगदान है, साहित्य से संबंधित है विश्वामित्र दादीज। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 60 है कि हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? तो हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है शरद रतन विचित्र नाम है। तो शरद हो गया फर्स्ट, शरद 1 नंबर, शरद रतन विचित्र और प्रकाश और 5वीं है ना उसका है हवा महल। तो शरद रतन विचित्र प्रकाश विचित्र हो गया। ये क्वेश्चन बढ़िया पूछा गया है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 61 है नई शिक्षा नीति संबंधित है, 2020 में आई थी। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न को हटाकर उसके स्थान पे कौन सा अपनाया गया था? तो 5-3-3-4 ये अपनाया गया था इसमें। जैसे अभी है ना 10+2 के बाद में ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं अपन, तो उसमें है कि 5वीं तक फिर 3 क्लास पढ़ो, फिर 3 11वीं तक, फिर 4 साल की ग्रेजुएशन होगी। फिर इसमें था 5-3-3-4। फिर बात करें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कन्हैयालाल बाग की हवेली चूरू में ये सही है, निहाल टावर धौलपुर सही है, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू सही है, ये नहीं है हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है। अब देखो इसमें ये पहाड़ है ना, ये शायद ही किसी नोट्स में मिलेगा, ये नोट्स या बुक में मिल जाएगा, लेकिन नोट्सों में नहीं मिलेगा क्योंकि ये कमी नया ही बताया गया है। तो इसको याद रखना है कि मोड़ा पहाड़ कहाँ पर है? झुंझुनू में है ये पूछा जा सकता है कि निहाल टावर पता है, कन्हैयालाल बागल की हवेली चूरू में है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो ये राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास नहीं है, ये शायद वर्ल्ड बैंक से है ये वित्त पोषित। राज्य इकोनॉमिक सर्वे में से आया है क्वेश्चन। फिर है निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 में सम्मानित नहीं किया गया था? ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था क्योंकि ये क्वेश्चन पेपरों में मिलते हैं ऐसे कि 1982 में सम्मानित किसे किया गया था प्रथम बार? तो राजेंद्र शर्मा को नहीं किया गया था। ऐसे क्वेश्चन डालते हैं अधीनस्थ बोर्ड की, ये खास बात है ये। फिर आगे 65 नंबर पर कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1952 में की गई थी। केंद्रीय CBSE बोले तो 1952 में। फिर है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? ये हिंदी का आ गया, तो एक दंत आ गया है योग रूढ़। फिर है आगे हिंदी हाईकोर्ट के लिए, खैर उतना लेवल नहीं है हाईकोर्ट वाला, लेकिन जो है क्वेश्चन वो मैं बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हाईकोर्ट के सिलेबस में है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो क्रिया
से काम करने या कराने का बोध होता है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रिया धातु संज्ञा विशेषण शब्द है रचना की दृष्टि से। एक मिनट क्वेश्चन छोड़ दो, ये डाउट वाला है, ये गलत बताने से क्या फ़ायदा है इसमें, तो इसको छोड़ दो आप। फिर है आगे, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो गरल और विष का नहीं हुआ है। जंगम का स्थावरी होता है, कोमल का कठोर होता है, उत्कर्ष का अपव्यय होता है। तो गरल का सोम होगा, यानी गरल यानी जहर होता है तो सोम हो जाएगा, इसका अमृत हो जाएगा। ये सिलेबस में है विलोम शब्द हाई कोर्ट के में। फिर आम को खाकर, वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है तो कारक संबंधी है, किसी से अशुद्ध वाक्य भी है। फिर आगे कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो ये है कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ करती है। फिर 11 नंबर, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो सुशील है, ये विशेषण है, ये कन्या की विशेषता बता रहा है। ये क्या है? ये सुशील हो जाएगी इसका विशेष्य। फिर है आगे 72 नंबर, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या है? तो लिखने की तो वर्ण है, कौन सी है? सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होती है। फिर बात करें निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा व उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो अंगारों पे चलना, जोखिम मोल लेना, ये सही है। कलेजे पे सांप लौटना, नफरत करना, ये सही है, ये भी सही है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, हाँ कि नब्ज पहचाने अगले का अपना आचरण पहचान लेते हैं ना, उसको बोलते हैं नब्ज पहचानना, कि कैसा क्या सोच है उसकी या नेचर कैसा है। फिर लास्ट का है कि देवता कूच करना, घबरा जाना, ये गलत है। ये इसका सही आंसर क्या होगा? देवता कूच, ये गलत पूछा है, इसमें 3 सही थे और 1 गलत। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 74 की, ये भी सिलेबस में हाई कोर्ट के कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये हो गया वर्दी, योद्धा और सामर्थ्य। ऑप्शन नंबर 20 सही है इसका। ये तीनों के तीनों शुद्ध शब्द हैं। शुद्ध शब्द और वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, ये सब हाई कोर्ट में, ये नहीं है सिलेबस में कि हाई कोर्ट के निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो कौन सा है ये? इसमें हो जाएगा ए में सी, 2 में ए, 3 में डी और 4 में बी। फिर है गद्यांश दे रखा है, उसका सही आंसर पूछा है। तो धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो बसंत में होता है, ये उसके अनुसार है, ये पैसेज के अनुसार। फिर है सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? तो ये सुगंधित वातावरण से संबंधित है। फिर है पर्यायवाची शब्द अली, अली का होता है बहुरा हो गया, तो मधुप यानी शहद, वो उससे संबंधित है। ये भी पर्यायवाची शब्द भी हाई कोर्ट के एग्जाम में दे रखा है सिलेबस में। फिर बात करें आगे अपन कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो ये निजवाचक है। ये कौन सा है? निजवाचक। फिर है व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कौन नहीं है? तो ये ब नहीं है, होठ से संबंधित है ये अंतस्थ। फिर है संधि पूछा है कि मत्तक के शब्द में कौन सी संधि है? मत्तक के शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मत धन एक क्या होगा? ये यण संधि का उदाहरण है। ये मन यण का नहीं है, ये मत्तक के, हाँ यण संधि का उदाहरण है। ये कौन सा है? यण संधि का उदाहरण है ये, मत धन एक के नहीं, वर्ण यण संधि का नहीं है दोस्तों, ये है वर्दी संधि का उदाहरण है, सॉरी वर्दी संधि का उदाहरण है ये। फिर बात करेंगे हरकत। हरकत का अनेकार्थ शब्द समूह कौन सा है? तो हरकत है, गति और चेष्टा हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये हो जाएगा सटता हो जाएगा। ये पशुता है, बंधुत्व है, कंजूसी, ये तो सटता नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है 84 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो प्रदर्शनी हो जाएगा शुद्ध, बाकी सब प्रदर्शनी, ई की मात्रा नहीं है कि समय प्रदर्शनी होता है ये, बाकी तीनों शुद्ध हैं। फिर ये पैसे दे रखा है, इसका सही आंसर होगा कि भारत का अंगना कब तक शुभ मुस्कुराएगा? तो जीवन भर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? जीवन भर हो जाएगा ये। फिर बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 86 में, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए क्या होता है? तो निर्यात होता है एक देश से दूसरे, और दूसरे देश से लाना तो आयात होता है।
वन वर्ड है ये, फारसी शब्द नहीं है, तो कौन सा, आवारा नहीं है, फारसी आवारा फारसी शब्द नहीं है। फिर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द कौन सा है, तो बुढ़ापा है ये, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें हो जाएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, तो हाथ के साथ, तो ये शुद्ध वाक्य है। इसे श्री कृष्ण अनेकों नाम है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है। फिर है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है, तो रोड हो जाएगी, ये अशुद्ध शब्द है ये। फिर है लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं, तो रूढ़ा व प्रयोजनवती हो जाएगा ये। फिर है 92 नंबर की संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, जल के बिना जीवन संभव नहीं। एरिया का क्या होगा, परिवेश शब्द क्षेत्र हो जाएगा ये। फिर है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है, चंदन नहीं है, चंदन कौन सा स्त्री पुल्लिंग शब्द है ये। फिर बात करें आगे, फिर है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य को छाटिए, तो वह ऑप्शन नंबर बी है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है 96 गति का क्रम से अर्थ भेद वाला शब्द कौन सा, शब्द युग्म है। गत यानी गया हुआ होता है, वो गति यानी चाल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। सोना दथुरा गेहूँ किस शब्द के अनेक अर्थ है, तो सोना दथुरा गेहूँ ये कनक्य है, ये गेहूँ हो गया, सोना हो गया, ये सब अनेकार्थ शब्दों में आते हैं। फिर है निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो त्रिनेत्र हो जाएगा, योग रूढ़ कौन सा हो जाएगा, त्रिनेत्र। फिर है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये भी डाउट ही है, इसको भी रहने दो आप, इस बाद में देखेंगे ये। फिर है कि आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो आँख खुलना मतलब सजग होना हो जाता है। फिर प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए, तो जगड़ालू है ये, जगड़ा में आलू प्रत्यय लगा हुआ है, तो जगड़ालू हो गया ये। फिर है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो संयुक्त वाक्य है कि हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, ये संयुक्त वाक्य है ये। फिर बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर है 103 पक्षी शब्द का पर्यायवाची है, तो पक्षी किसका है, द्विज का हो जाएगा पर्यायवाची। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, द्विज है। फिर किस समूह अश्व के सभी पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा घोड़ा तुरंग वो है, ये किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं ये। फिर है पारिभाषिक शब्दावली समन का मतलब होता है बुलाना, जैसे कोर्ट, ये कोर्ट में यूज लिया जाता है ये समन, बुलाना भेजना किसी को। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 106 के तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम है अमृत है ये, अमृत तत्सम शब्द है। फिर है 107 शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वह शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें कि वह लोग अंदर आना चाहते थे, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वह पानी, तो इसका सही आंसर ये देखते हैं, देखिए थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है मेरे को। आगे 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक बार कि क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए, तो क्रिया विशेषण शब्द का चयन है प्रतिदिन, यह हो जाएगा इसका। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो कर्ती, और 4 नंबर हो जाएगा शब्द युग्म में कर्ती यानी रचना होता है और कर्ती यानी रचनाकार होता है, बड़ी की मात्रा रचनाकार हो जाएगा ये। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो किसी और से परामर्श लीजिए, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये। फिर है रत और रति शब्द युग्म में अर्थ भेद कीजिए, तो रत यानी लीन होता है, वो रति यानी प्रेम होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यह है, इसमें पहले पूछा था अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है, तो उसमें यह वह रहा था, और इसमें पूछा अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो यह है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छाटिए, तो यह हो जाएगा अनुराग का विराग होगा, उपकार का अपकार सही है, इतिहास है, अवाचीन का प्राचीन सही है, तो अनुराग का विराग हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए, तो भूतकाल होगा, इस सामान्य भूतकाल हो जाएगा ये। फिर है लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो लोकोत्तर, लोकों में उत्तर, अपादान हो जाएगा इसमें, कौन सा है, अपादान।
फिर है निवारण शब्द में उपसर्ग है, निवारण में कौन सा उपसर्ग है, तो नी हो जाएगा, उपसर्ग पूछा, नी का हो जाएगा निवारण। फिर है जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे बोलते हैं परिमेय। मैथ में चलती है ना परिमेय, जो परिमाण से सिद्ध हो सके कि परिमाण सहित सिद्ध कीजिए, आंसर दिया हुआ होता था तो अपन को साबित सिद्ध करना होता था, ये उससे संबंधित है परिमेय। फिर है किस वाक्य में अनेक अकर्मक क्रिया है, तो बच्चा रोता है, इसमें अकर्मक है, बाकी सब में सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 119 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, कि मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है, तो मन चंगा तो खटौती में गंगा, ये है। फिर है आगे क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन, फिर है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है, तो क्रॉस और कोण, यह इसका असंगत है ये। फिर है किस शब्द में अव्ययभाव समास है, तो इसमें हो जाएगा या जीवन, यावत जीवन, जीवन भर हो जाएगा इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर 122 के 122 है कि सबकी मति भ्रष्ट होना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो कुएं में भांग पड़ना, ये हो जाए कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, तो सूर्य का पर्यायवाची है सविता है। अंशु, प्रकाश, रश्मि, ये किरण के है, ये प्रकाश उजाले का है, ये रश्मि और अंशु किरण के हैं। सविता सूर्य का पर्यायवाची है, ये पर्यायवाची शब्द भी दे रखे हैं अपने हाईकोर्ट एलडीसी में। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना, कष्ट तो सहन करना लेकिन हिम्मत के साथ कष्ट सहन करना, वो होता है छाती पर पत्थर रखना। तो धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। फिर है देखो कष्टों को भी हिम्मत धैर्य से सहन किया जाता है। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। फिर क्वेश्चन बात करें 126 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 126 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है, तो यह हो जाएगा, यह मनोवैज्ञानिक विधि है, यह हो जाएगा सही आंसर इसका। फिर है कविता शिक्षण की विधि नहीं है, तो सूत्र प्रणाली नहीं है इसकी, कौन सी नहीं है, सूत्र प्रणाली इसकी विधि नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 128, अब ये आगे साइकोलॉजी के आगे, तो ये भी देख लेते हैं कि भाषाई कौशल का सही क्रम कौन सा है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है हिंदी शिक्षण में शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण सही है नहीं है, तो पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, ये इसका सही आंसर नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 130 कि भाषा शिक्षण में दृश्य सर्वे साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या है, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर बात करें 131 कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो यह छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बात करें अपन 132 की, क्वेश्चन नंबर 132 है आपकी स्क्रीन पर, यह रहा पूरे 2000 रुपये के लिए, कि निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती है, तो किसके लिए, छात्रों की कमजोरी को पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षा ली जाती है ये। फिर है कि कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने की कार्य विधि में किया जाता है, तो साहचर्य विधि हो जाएगा ये। फिर है निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो असत्य कथन कौन सा है इसमें, तो इसमें ये हो जाएगा मापन के अभाव में, ऑप्शन नंबर डी। फिर मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप से वर्गीकरण किसने किया था, तो ये मिकेल स्क्रीवेन ने किया था ये। फिर है जीके का क्वेश्चन है शायद ये, इंग्लिश इसी का है, साइकोलॉजी का। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि कौन सी है, तो अवलोकन विधि है ये, कौन सी है, अवलोकन विधि है, ये ऑब्जर्वेशन करना होता है। अब आगे ये लास्ट एक स्लाइड और है इसके पास में बाद में। फिर है क्वेश्चन की शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, इसका ये कथन दिया गया था, तो ये स्किनर द्वारा दिया गया था, ये कोई साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। फिर है आगे कि एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, उदाहरण है, तो यह प्रतिगमन की है, ये प्रतिगमन की है, किसकी है, प्रतिगमन। फिर है स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित करता है, तो सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस को करता है ये जी। फिर एक क्वेश्चन नंबर अपने आगे
क्वेश्चन नंबर है 140, साइकोलॉजी का है कि नेहा ने नवीनतम दृश्य देख रही है, दृश्य 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही। ये उत्तम उदाहरण क्या है? तो आंतरिक अभिप्रेरणा है ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। दृश्य 2 वैसे मूवी है। फिर बात करें आगे कि बालक की व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बालक अंतर्बोध परीक्षण ये सबसे उपयुक्त है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये इसका सही आंसर नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 43 में है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है उसका IQ लेवल क्या हुआ? तो इसका 64 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 64। तो IQ लेवल तो जो साइकोलॉजी पढ़े हैं उनको पता होगा कैसे निकाला इन्होंने। फिर एक क्वेश्चन नंबर 44 है, 144 बोल रहा है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के तो को कहा जाता है। तो सामाजिक अधिगम होता है, ये दूसरों से व्यवहार से सीखा जाता है जो। फिर एक क्वेश्चन नंबर आगे है कि अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में घबराहट होने के कारण उससे खाने की इच्छा होती है। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आवश्यकता का है, ये उसको आवश्यकता है कुछ खाने की। फिर है क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो ये ई-केस है, ये ई-केस सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बाकी सुरक्षा से संबंधित है। अब आगे लास्ट स्लाइड की तरफ चल रहे हैं दोस्तों अपन। अब इसमें लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर है 147, कंप्यूटर का है ये। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम बोलते हैं। अनसोलिसिटेड ईमेल को स्पैम बोलते हैं, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। फिर है कि खालिस्तान तकनीक है जिसके द्वारा डेटा को वे में से सामरी जानकारी को निकाला जा सकता है, तो डेटा माइनिंग हो जाएगा ये। फिर है कोबोल, फुल फॉर्म पूछिए, कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो ये कॉमन ओरिएंटेड कहलाता है, ये कॉमन ओरिएंटेड कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का और वीडियो का भी। गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का वितरण करना क्या कहलाता है? तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है ये। तो ये था ये रीट का मुख्य परीक्षा का पेपर जो 26 तारीख को सेकंड पारी में होता है हिंदी का। और GK का पेपर जो आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।